जय हिंद। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए इस क्लास का शुरुआत करते हैं। अच्छा, पिछले कक्षाओं में हमने विश्व इतिहास के उस रोमांचक सफर के बारे में पढ़ा और आज हम मुख्य रूप से भारत का इतिहास, और आप यदि भारत का इतिहास समझना चाहते हैं ना, तो वो आपको एकमात्र एनसीईआरटी में वो क्लास 12th में देखने को मिलेगा। तो भारत का इतिहास और अध्ययन की दृष्टि से इसे और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर दिया है। तो जो आप 12th एनसीईआरटी देख रहे हैं ना, इसमें इसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए, पहले पहले वाले भाग में आप पढ़ेंगे पहले वाले भाग में पढ़ेंगे प्राचीन भारत, जिसको पुरातन भारत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे, ईंट मनके तथा अस्थियां, आपको सिलेबस दिखाता हूं मैं। दूसरा में आप मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में आप पढ़ेंगे वही आप सल्तनत काल, ठीक है, मुगल काल वगैरह भारत। तो इसमें आपको गांधी युग, नेहरू युग, यही सब आपको स्वतंत्रता संग्राम ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो अब आपको मोटी मोटा अंदाजा लग गया होगा कि आपके जो 12th एनसीईआरटी है, आपको 3 किताबें लेना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले ओवरऑल मैं आपको आपके किताब का छोटा सा व्यू दिखा देता हूं। ये है आपका एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 भाग संख्या 1। तो देखिए, जैसे ये भाग 1 है उसी तरह भाग 2 होगा। तो ऐसे ही आपको किताब तीनों ले लेना है और अभी उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ना चालू करेंगे, मुझे पता है कि 1-2 घंटे पढ़ने के बाद पक्का है कि आपको नींद आने लगेगा। क्योंकि जो 12th में एनसीईआरटी दिया है वो काफी विश्लेषण करने के बाद दिया गया। वो मानकर चलता है कि आप कक्षा 12 में पहुंच गए हैं तो आपको पीछे के जितने भी चीजें हैं वो तथ्य आपको स्मरण है, लेकिन मुझे आपकी वास्तविकता से पूर्णतः परिचित हूँ। चलिए, तो अब आपके सिलेबस से भी परिचय करा देता हूँ। देखिए, आपके विषय सूची में जो पहला चैप्टर दिया है, पहले चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्थियों। तो इसमें तो सीधा आपको स्टार्ट कर दिया है हड़प्पा सभ्यता से, और बच्चा नाम सुनते ही आगे हड़क जाता है ना। तो हम इस भ्रम में नहीं डालना चाहते हैं, और मेरा अपना एक अंदाज भी रहा है कि मैं जब भी शुरुआत करता हूं तो मैं इस किताब को न केवल वस्तु विषय समझकर आपको समझाना चाहता हूं, बल्कि मैं इसको आपके दैनिक जीवन से भी जोड़कर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपके आपके आगे चलकर आपके भविष्य में आपको काम आ सके। तो ईंट मनके तथा अस्थियां पढ़ेंगे हम लोग, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन इससे पहले हम लोग प्राक इतिहास और आज जो भी उसमें विषयगत चीजें हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर विषय 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा राजा, किसान और नगर। इसमें आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक है। महाजनपद काल से ही शुरुआत हो गया है। तो मैंने पहले भी बोला ना कि वो समझ रहा है कि आप क्लास 12th में आए हैं, इसका मतलब कि आपने पिछले सालों से जितने भी अब तक आपका उम्र रहा हो, तो आपने कुछ न कुछ इसके, वो आपके मानसिक लेवल को समझता है कि वो उच्चतर कक्षा अलग है। लेकिन आप समझ ही रहे हो अपने बारे में। विषय 3 में दिया है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, वही 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। और विचारक, विश्वास और इमारतें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। और भाग 2 में क्या दिया है इसको भी देख लेते हैं। देखिए, भाग 2 में जितने भी यात्री आए हमारे देश में, उनके नजरियों से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो कि लगभग 10वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक जितने भी आए हैं। तो हमने बोला मध्यकाल में जो भी यात्री आए हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे भक्त सूफी परंपरा है। तो 8वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक धार्मिक विश्वास में बदलाव हुआ, वही श्रद्धा ग्रंथ तक पढ़ेंगे।
फिर सातवां है कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर के बारे में, जो कि लगभग 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में था, तो उसके बारे में भी पढ़ना है, किस प्रकार से संगम वंश आता है। तो उसमें संगम सतुआ पढ़ेंगे, उसका ट्रिक है। सालो वंश, टुलु वंश, राबिडु वंश, ये सब आते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे। फिर विषय 8 में हम लोग पढ़ेंगे किसान जमींदार और राज्य के बारे में। तो कृषक समाज कैसा था, मुगल साम्राज्य में उसमें क्या तब्दीलियां आई, लगभग 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। और विषय 9 में राजा और विभिन्न वृत्तांत, जो राजा थे उनके, जैसे कि लगभग 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी, वही बीच में बोल रहा है। तो मुगल दरबार में क्या क्या चीजें हुआ करती थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुगल डायनेस्टी के बाद जब भाग 3 में हम एंटर करते हैं, तो भाग 3 में आपको देखने को मिलेगा उपनिवेशवाद तथा देहात। तो ये भी बहुत अच्छा विषय है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। और सरकारी अभिलेखों से जो अध्ययन प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विषय 11 में हम लोग पढ़ेंगे विद्रोही और राज। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि अब ऐसे इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके, चाहे एग्जाम में हो या फिर कंपटीशन की दुनिया में अगर आप कदम रखना चाहोगे तब। जैसे आपको वाक्यांश में एक कथन है कि एक दिन यह चेरी मेरे मुंह में आकर गिरेगी। तो असल में वो चेरी क्या था, और लॉर्ड डलहौजी ने किसके लिए वो बोला था, तो वो आखिर एक दिन आकर गिरी भी। लॉर्ड डलहौजी को जो हड़प नहीं थी सिद्धांत था, तो अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसने उसको भी हड़प लिया। वैसे इसके बारे में आपको मैं डिटेल इसका एनालिसिस करेंगे, 1857 से लेके जितना भी उसके आंदोलनकारी रहे हैं और आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ था इसके बारे में। फिर विषय 12 में औपनिवेशिक शहर के बारे में पढ़ेंगे, नगर योजना और स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। और विषय 13 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जब हम लोग सीखेंगे, महात्मा गांधी का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में। देखिए महात्मा गांधी युग क्यों दिया है, खास करके बच्चे बहुत ज्यादा इतराते हैं और कहते हैं कि सर महात्मा गांधी को ही क्यों। देखो इसमें गांधी युग को बढ़ावा देना, ये भारत के जो इतिहास कर रहे हैं, तो इसलिए अब जो ऐसा एक नेता है जो एक शुरू से लेकर अंत तक क्या कहते हैं कि आंदोलन में डटा रहा, जो हिंदू और मुस्लिम सभी विचारधाराओं को सम्मिश्रण करके उसका वो उसके में वो क्या कहते हैं नेतृत्व करने के गुण थी, वो क्षमता थी, इसलिए हम लोग गांधी के युग के नाम से उसको समझते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी जो आएंगे, हमारे देशभक्त आएंगे, उनके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। और बाद में हम लोग समझेंगे विभाजन को समझना, उनके राजनीति, स्मृति और अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। और विषय 15 है संविधान का निर्माण। तो जो ये लिखा भी है कि एक नए युग की शुरुआत कैसे हुई। तो अब हम लोग इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो देखिए इससे पहले हम लोग बता दें कि पहला विषय में जो आप देख रहे हैं कि ईंट, मनके और अस्थियां, ये है आपका पहला चैप्टर, ईंट, मनके और अस्थियां, जहां हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको हड़प्पा सभ्यता से पहले कुछ शुरुआत से ले चला जाए, क्योंकि बच्चों के मन में एक डर बहुत बहुत मतलब सताता रहता है। अब बाबूजी कहेंगे कि अरे बचवा पढ़ ले तेरा भविष्य बन जाएगा, अब लड़का के मन में कुछ अलग है। अब नाम है सुनकर बेचारा, इतिहास का एनसीईआरटी में तो और भी भयंकर भयंकर चित्र बनाया। हड़प्पा, नाम सुनो बाबू रे बापा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदोदड़ो, सुतका कंड, धलावीरा, लोथल, बनवाली, रंगा बंगा। अब नाम सुनकर बेचारा के एकदम हो जाता है, एकदम भूत जैसा कांपता रहता है। तो हम इस चीज को ऐसा आपके जहन में उतारना चाहते हैं, ताकि पहले तो सुनो, ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, समझ रहे हो। अगर मैं आप ही में से किसी एक बच्चे को खड़ा करके पूछ दूं कि भैया बता ये इतिहास है क्या, तो बहुत सारे बच्चों का ये जवाब आएगा, सर इतिहास जो है वो अतीत का अध्ययन है, यानी हमारे जो बीते हुए कल है, जो बीता हुआ, जो भूतकाल में जो चीजें थी उसका जो अध्ययन है, उसी को इतिहास कहते हैं। और उसको सबसे पहले जगत पटल पर रखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हेरोडोटस, यानी इतिहास को एक पुस्तक के रूप में जिन्होंने जिन्होंने बताया कि इतिहास नाम का कोई विषय भी होता है हिस्टोरिका नामक किताब में, वो थे हेरोडोटस। क्या थे उनका नाम? हेरोडोटस। लेकिन मैं इसको एक ऐसे, आप जो ऐसे रट रहे हो कि इतिहास मैंने कहानी, मैं उसको ऐसे इस तरीके से नहीं समझना चाहता, समझाना चाहता। जो एकदम जो भोंदू से भोंदू बच्चा है ना, उसको मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई इतिहास है क्या, उसको तो समझ में आना चाहिए ना पहले। देखिए क्या है कि इतिहास को हम लोग आमतौर पर सन, ईस्वी, तारीख और दिनांकों में बांट कर देखते हैं, लेकिन यह सत्य है। लेकिन
इतना भी सत्य नहीं कि इतिहास न केवल तारीख और पुरातात्विक सामग्रियों का खंडहर बनकर सीमित रह गया हो। हमारे दैनिक जीवन में जो विभिन्न बदलाव हैं, विभिन्न एक निरंतरता जो बनी हुई है, कंटिन्यूटी जो बनी है, उसमें जो चेंजेज आ रहे हैं, उसी का अध्ययन को हम लोग इतिहास बोलते हैं। अभी आपको दिमाग में ये बातें समझ में नहीं आई होंगी कि मैंने क्या बोला। इतिहास में 4 प्रकार के जीवन के बारे में समझना पड़ेगा। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनैतिक और चौथा है सांस्कृतिक। ठीक है, वेरी गुड। तो इन 4 प्रकार के जीवन में जो निरंतरता है और जो इसमें बदलाव आ रहे हैं, यानी मैं चेंजेस की बात कर रहा हूँ, जो ईस्वी सन तारीख बढ़ने के बाद जो चेंजेस आते हैं, इन 4 प्रकार के जीवन में जो बदलाव आते हैं, उन्हीं चीजों को जो हम समझते हैं, उन्हें हम इतिहास कहते हैं। समझिए पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जीरो लेवल, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए, पहला अगर मैं मान के चलता हूँ, वस्त्र, सामाजिक वस्त्र। अब वस्त्र में अगर मैं आपसे कह दूं कि जो क्या आज से 10 साल पहले या जो 15, 20, 25 या 100 साल पहले जो वस्त्र चलते थे, क्या आज भी वही वस्त्र हम लोग पहनते हैं, उसी प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो आपका जवाब होगा ना, ना सर ना। पहले हम लोग धोती कुर्ता हमारे जो पूर्वज पहनते थे, अब उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया है, शर्ट पैंट पतलून पर आ गए हम लोग। फिर उसके बाद भोजन की मैं बात कर दूं, तो क्या जो भोजन पहले हुआ करते थे उसमें कुछ बदलाव आए हैं? जो स्त्रियों की स्थिति है, स्त्रियों की स्थिति है, उसमें क्या उसमें भी कुछ चेंजेज आए हैं? और अगर जो हमारी मनोरंजन है, जो हमारे खेलकूद के साधन है, मनोरंजन के साधन है, क्या उसमें भी बदलाव आए हैं? क्या वही खेल कूद आज भी है, वही वही मनोरंजन की प्रणाली आज भी यह विद्यमान है? या अगर जाति का बात कर दे या छुआछूत की बात कर दे, ये सब क्या आज भी वही चीजें देखने को मिलती हैं? तो आपका जवाब जरूर उसमें कुछ अलग होगा। क्यों भी? देखिए, अगर मैं बात करूं वस्त्र की, तो वस्त्र का जो अब परिधान है वो लगभग, आप मान के चलो कि अभी हम लोग जैसे कि 2026 में अभी हम लोग हैं, और आज से 4 साल पहले अगर देखा जाए तो कोरोना जब काल था, तो देखिए उसमें उस समय क्या हमारे वस्त्र में एक नया चेंज आया कि नहीं आया? देखिए, उसके पहले मास्क लगाते रहे होंगे लोग, मुंह बांध कर चलते थे, लड़कियां भी दुपट्टे से मुंह बांध कर चलती थी। उनको गांव परिवेश में कैसा देखा जा रहा था, मतलब अलग टाइप का लोगों का जो ग्रामीण जो वो है सोच है, तो विचारधारा में हुए फिट बैठ पाते थे कि नहीं बैठ पाते थे? आप ही सोचो, कोई अगर लड़की हो जो गांव में निकल गई हो दुपट्टा बांध के, तो लोग तरह तरह के बातें करते थे कि अरे भैया, के है, कहाँ से आ गई, कैसा है। कोई मुंह बांध कर चला तो लोग उसको दूसरे नजरिया से देखते थे, कि मान लो जैसे का आतंकवादी घुस आया हो, है ना। तो ये चीजें हैं। लेकिन अब जो अगर कोई व्यक्ति है कि जो मास्क लगाकर घूम रहा हो, आपके बगल में बैठा हो, तो आप क्या सोचेंगे? बहुत हद तक ये सोचेंगे भाई ये बहुत ज्यादा क्या है कि हेल्थ के प्रति जागरूक है, बहुत सेंसिटिव है, यही बात होता है। तो जो चीजें अब तो देखोगे कुछ आने वाले समय में, अब तो एगो आपके साथ सूट के साथ एगो मास्क फ्री भी देगा, बल्कि मैचिंग मैचिंग भी देगा, है कि नहीं? तो मास्क अब आप देखोगे आम जीवन में एक तरह से हिस्सा बन गया, है कि नहीं, वस्त्र में। तो उसी तरह भोजन की मैं बात कर लूं, तो पहले हम लोग के यहाँ जैसे जो ग्रामीण तबके से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि जैसे गांव में अंगिया देने आता था नाउ, तो बोलता है, अंगिया मतलब निमंत्रण देने, तो बोलता था कि भैया आज झाड़ा का अंगिया है, पकिया भोज है। तो पकिया जो जानता होगा गांव वाला बच्चा कि पकिया भोज किसको कहते हैं, जैसे दही बुनिया हो गया, पूड़ी कचौड़ी जलेबी है, ये सब गुलाब जामुन हो गया, ये सब पकिया भोज में आता है। और जो कचिया बोलते हैं उसको, जो दही मुच्छी फुलौरा, ये सब हो गया जो, है ना, सब्जी रोटी दाल भात, ये सब कचिया भोज में आ गया। तो अब तो देखने में आता है कि पकिया ना होता है ना कचिया होता है, तो कचिया भोजन ज्यादा चल रहा है। और कचिया करने का मतलब हमारा है कि फास्ट फूड से रिलेटेड करके आप समझ सकते हो। अर्गर बर्गर, चाउमीन चाउमीन, पिज्जा पिज्जा, सब बहुत सारे, मंचूरियन मंचूरियन, बहुत सारे उससे हो गए हैं। भोजन में बहुत सारे ऐसे जो खास सामग्रियां शामिल हो गई जो पहले नहीं हुआ करती थी उतना। तो बहुत सारे चेंजेस, आप बहुत सारे बदलाव आप देख रहे हो। तो ये चीजें जो जो हमारे सामाजिक जीवन में जो बदलाव ला रहे हैं। अब अगर स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात कर दिया जाए, तो क्या आज भी
जो महिलाओं की स्थिति है क्या वो पहले वैसा हुआ करती थी? जैसे आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबरी कर सकती हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, और हर मतलब वो पुरुषों से वाद विवाद कर सकती हैं, मतलब अपना पक्ष रख सकती हैं। जो भी चीजें हैं स्त्रियों की जो स्थिति है आज, क्या पहले वैसे थी? क्या पहले स्त्रियों को उतना पढ़ने दिया जाता था? क्या बाहर निकलने दिया जाता था? हाँ, मानते हैं आज भी थोड़ा सा मेट्रो वेट्रो सिटी महानगर को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण परिवेश में उतनी ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिली है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बदलाव देखने को तो मिली है। जैसे कि आप, अगर मैं आपसे बात कर दूं कि मनोरंजन के बारे में, तो मनोरंजन जो पहले हुआ करते थे, जैसे हम लोग बचपन में घर घरौंदा खेलते, ये जो बोलते हैं लुका छिपी, कबड्डी, खो खो, है ना, पकड़म पकड़ाई, गुल्ली डंडा, उठक बैठक, बहुत सारे ऐसे खेल खेला करते थे। तो आज तो बहुत सारे ऐसे चीजें देखने को कम मिलती है। जो आज का नया जनरेशन है, अभी जो नया जनरेशन अभी आने वाला है, जेड जेन जी जिसको बोलते हो, जेन जी +1 +2 आने वाला, ना पता कौन कौन सा, जैसे कोरोना जैसा वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा, अल्फा, गामा, तरह नया का एक नया आविष्कार हो रहा है। तो बेचारा बच्चे बचपने में से मोबाइल धके बैठा हुआ है, वीडियो गेम खेल रहा है, धका धक चला रहा है। जो तो कहने का मतलब कि जो चीजें पहले मनोरंजन में थी तो वो अब तो नहीं है। तो हमको लगता है कि आने वाला कुछ समय में लड़का अगर पैदा भी होगा तो पहले डिमांड करेगा बाबू से, अपने माई से, कि पापा बाहर मोबाइल हमारा खाते को फिक्स कर दियो ना, तब हम बाहर ना निकल पाओ। तो ऐसा चीजें तो बहुत सारी चीजें हो गई ना, मनोरंजन में बहुत सारे बदलाव आ गए। अब जाति छुआछूत भी आपको देखने को कम ही मिलेगा, मतलब जैसे ग्रामीण परिवेश को छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा ऐसे विषमताएं जो थी अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। जहाँ पढ़े लिखे और साक्षर लोग रहते हैं वहां पर वो सब चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। हाँ, तो आज के लड़कों को अगर कह दिया जाए कि चलो बताओ कि 2026 का सामाजिक जीवन कैसा है, हाँ, दो दो लाइनें इस सभी टॉपिकों पर हमको बताओ तो तो आज का बताइए नहीं पाएगा। अब चलेगा हड़प्पा का सामाजिक जीवन पढ़ने, तो कैसे हो पाएगा बताओ? रितु अग्रवाल जी, आप ही बताइए कि अगर मान लीजिए कि मैं दो लाइन आपसे पूछूं वस्त्र पर, बताइए तो जरा। तो क्या एक एक महिला जो है क्या पुरुष का वस्त्र धारण कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अच्छा, और एक पुरुष का महिला का वस्त्र धारण कर सकता है? मैं अभी अभी 2026 की मैं बात करूँ तो नहीं। तो महिला, तो वही चीज है। अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कि अगर कोई लड़की है, अगर हमारे क्लास में अगर शर्ट पैंट पहन कर आ जाती है तो लोग कहते हैं चलो नया ट्रेंडिंग, नया फैशन में है, और एडवांस जमाने की है। अगर कोई अगर हमारा बचवा में से कोनो सलवार कमीज पहनकर चला है तो माला बिगड़े जाएगा, आप समझ ही रहे हैं। आज महिलाएं उन सभी पद पर आसीन हो सकते हैं जो एक पुरुष हुआ करता था। आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। महिलाओं की जो शैक्षणिक स्थिति है आज उसमें काफी हद तक बदलाव आया है कि नहीं? महिलाओं को आज घर से बाहर निकलने दिया जाता है, जो कि पहले बहुत कम हुआ करता था। देखिए, कहने का मतलब कि जो अभी महिलाएं जो जो ऐसी महिला है जो आगे मतलब अपने लक्ष्य को स्थापित करना चाहती है, तो उसको भी उस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो महिलाओं की जो स्थिति है उसके बदलाव में बारे में आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई विधवा महिला है वो पुनर्विवाह करना चाहती है तो कर सकती है। अगर कोई विधवा महिला फिर से विवाह करना चाहती है तो कर सकती है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि कोई अगर महिला है जिसका संतान उत्पत्ति विधवा होने के बाद हुआ है, तो उसको समाज किस दृष्टि से देखता है? ऐसी कोई महिला जो विधवा होने के बाद संतान उत्पत्ति करे तो उसको समाज में एक्सेप्टेंस है कि नहीं है? हाँ, मतलब जैसे कि अभी जैसे हाल में ही विधवा बनी हो, मतलब महीने 2 महीने के अंदर अंदर, तो उसको समाज एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद देखिए क्या सही है क्या गलत है, ये हम लोग के ये क्या चीज है ना, लोग कैसे सोचते हैं उसके ऊपर डिफिनेशन बैठता है कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उस सामाजिक जैसे मैं आपको 4 तरह के सीढ़ी बना है गांव का। ठीक है, पहला गांव है, दूसरा है अनुमंडल, अनुमंडल, तीसरा है शहर, और चौथा है महानगर। देखिए क्या चीज अच्छा है गलत है, ये लोगों का विचार कितना है आप उतना में एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गांव की अगर कोई महिला है जो नई नई शादी हुई हो, जिसका नई नई बहुरिया आई है, तो उससे लोग क्या आशा रखना चाहते हैं कि पर्दा पर्दा रखे, सर पे पल्लू रखे, है ना,
थोड़ा घर से गांव शहर बाजार कम जाए, यही यही लोग आशा रखते हैं। तो गांव तब कहेंगे कि हाँ ये खानदानी बहू है। तो गांव में लोग ऐसे, उनकी मानसिकता उसके में उतने ही पर जो है उतना है। और उसके ऊपर अगर मैं अनुमंडल की बात करूँ, तो गांव की अगर वही महिला अनुमंडल में जाती है तो देखेंगे कि थोड़ा सा घूंघट ऊपर भी चलेगा तो रहता है, तो चल जाता है कि नहीं। और कभी कभी मान लो कि गेस्ट वेस्ट आ गए तो उनके घूंघट वूंघट काढ़ ली तो चलो ठीक है, अपना माना जाएगा कि चलो ठीक है ठाक है। अब उसके ऊपर अगर शहर में चली जाए, वही महिला अगर शहर में देखोगे तो वहां पर तो सड़िए नहीं है कि वो का घूंघट रखेगी। अब महानगर के तो बातें छोड़ दो, वहां का तो ड्रेस ऐसा ऐसा कि अब क्या बताया जाए है। तो महानगर और शहर या गांव अनुमंडल जो भी जिस सामाजिक क्षेत्र में जैसा उनकी सोच, वहां रहन सहन है, जैसा उनका मानसिक खुलापन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीजें सही है और क्या गलत। तो दुनिया में कोई भी चीज आप कहोगे पूर्णतः रूप से परफेक्ट है तो वो नहीं ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि देखो, अब मैं बात करता हूँ कि अगर कोई गांव की महिला अगर शहर में या महानगर में चली जाती है, तो फिर लोग कहेंगे ये यार देखो रह गई वही घोर एकदम घुचड़े रह गई है, ये है 12वीं सदी का नारी देखो, कुछ आज तक नहीं पता चला, है ना। अब उसको लोग पिछड़ा, मतलब बहुत है दृष्टि से देखना देखते हैं, है कि नहीं। तो वही अगर मान लो जो कि यहाँ से मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से मान लो जो दो महिला ही गांव में ला दो, है कि नहीं, और वो घूम रही है, तब तक गाँव के लोगों, हाँ बुढ़वा बुढ़िया दोनों बैठ कर अरे भैया घोर कलयुग आ गया है, असही नहीं धरती विनाश की ओर जा रही। तो बताओ इन लोग क्या यहाँ के ही इन लोगों के आने से वहां पर वो ये धरती के विनाश के कारण है? ऐसा तो है नहीं भाई। जो इनका जितना में सोच और जितने में उनका जैसा वहां का सामाजिक वो क्या बोलते हैं उसको, मान लो कि यहाँ तक रहता तो कुछ पहुंच जाता, अनुमंडल तक आते आते मान लीजिए कि थोड़ा बहुत मानते हैं। अब यहाँ से उठाकर डायरेक्ट तुम गांव में ला दो तो भाई थोड़ा सा उटपटांग तो लगेगा ही लगेगा। तो यही चीजें होती हैं। उसी तरह आर्थिक बदलाव का अगर बात किया जाए तो आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आए हैं। आर्थिक जीवन में अगर मैं बात करूं तो आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आए हैं, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, आर्थिक जीवन में अगर मैं बदलाव की बात करूं तो वहां का कृषि कृषि का क्या हाल चाल है, पशुपालन किस चीज का हो रहा है कि नहीं। वहां पर व्यापार व्यापार या उद्योग किस चीज के हैं, ये सब चीजें होती हैं। मुद्रा मुद्रा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और मुद्रा में भी कैसी मुद्रा है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो आर्थिक बदलाव में आती हैं। राजनीतिक बदलाव की बात किया जाए तो इसमें आप देखोगे कि कैसा राजतंत्र है, निरंकुश है या लोकतंत्र है निरंकुश राजतंत्र है, या अब उसमें बदलाव आए हैं, है कि नहीं। अब जैसे राजा का देवत्व सिद्धांत, आप आपको पता है राजा का देवत्व सिद्धांत। तो राजा का देवत्व सिद्धांत आप समझ जाओगे। देखो इसे बताता हूँ, कोई बहुत सारे ऐसे इतिहास में राजा हुए हैं ना जो अपने आप को मतलब कि अलग सिद्धांत लेकर चलते हैं, अलग थ्योरी था उनका। कहते थे कि हम देवनाम प्रियदर्शी हैं, मतलब भगवान के सबसे प्रिय हैं, मतलब कहते थे कि हम अ, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। कई ठो लिखवाता था कि हम अ, जैसे आप लोग अब देखे होंगे कि ये टीचर्स भी होते हैं कुछ ऐसे के जो कहते हैं कि हम फलाना विषय का विशेषज्ञ हैं। कई ठो लिखवाता है कि हम मैथ के जादूगर, मतलब जादू के जैसा उंगली पर मैथ सिखाएंगे। ऐसा बहुत सारे आप देखे होंगे कि गुरु का गुरु कौन एक देता है महागुरु। तो ये सब चीजें हैं, अब देखोगे। अब उसी में कोनो मान लीजिए कि को बहुत ज्यादा हाईटेक हो गया तो कहता है कि सब तो कुछ सब लिखे दिया, तब हम लिख देता है वो कि हम अ, सरस्वती पुत्र फलाने गुरु जी से पढ़े हैं, मतलब खुद है वो साधारण आदमी नहीं है, स्वयं सरस्वती पुत्र है वो। तो ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें लिखता है, अपना सिद्धांत देता है। उसी तरह राजा भी अलग अलग टावर लेकर चलता था। तो राजा का तो सिद्धांत में देखे होगे कि जो पहले इस्लाम धर्म में होता था कि अल्लाह के सिवाय और किसी के सामने झुकना नहीं है। मतलब राजा का दरबार में गया, ऐसे सलामी वलामी किया, बस हो गया, काफी झुकना नहीं है। लेकिन बाद में आप देखोगे कि आने वाले मेडाइवल हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि अ, नवायते खुदाई, है ना, जिले इलाही, मतलब वो कहता था कि राजा कौन,
ईश्वर के छाया है, तो जब ईश्वर के सामने झुक सकता तो राजा के सामने नहीं झुकोगे? पहले 3 बार झुको, फिर 4 बार सलाम मारो। तो ये सब चीजें राजा का दैत्य सिद्धांत में हमको देखने को मिलता है। तो राजा भी ऐसा ऐसा था कि कहता था कि अपना खजाना खोल दिया, कहा कि बताओ तुम्हारे सबसे बड़े धनी, सबसे ज्यादा कुबेर, कुबेर के पास भी इतना खजाना है। तो ये सब तो राजा के दैव सिद्धांत में क्या कहीं आता था। पहले राजा कितना क्षेत्र में वो शासन कर रहा है, उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, इसी ये सब चीजें थी राजनीतिक जीवन में आती। और अगर सांस्कृतिक अगर बदलाव में बात किया जाए तो धर्म आ गया, धर्म आ गया, भवन आ गया, दर्शन आ गया। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि भक्ति, आप लोग के अंदर भक्ति है, आपको लगता है भक्ति ऐसा जी का है। भक्ति का मतलब समझते हो क्या होता है? भक्ति का मतलब जो उसको पा लिया, जो ईश्वर को ही समझ लिया, तो काहे का मंदिर मंदिर फलान ढकान ये सब ताम झाम दुनिया भर का, तो खुद किस संसारिक जो मोह माया में बना है वो भक्ति कैसे? भाई देखो, दो चीजें होती है, एक होता है अलौकिक, होता है परलौकिक। जो होता है वो कैसे समझ सकता है? बहुत सारे लोगों को देखोगे मंदिर में भीड़ भाड़ लगा है तो क्या करते हैं, धीरे से सलामी किए, प्रणाम किए, निकल लिए, है कि नहीं? अब भगवान को ऐसा डिमांड रखता है कि जैसे कि भगवान हमको पास करा तो हम तोरा 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, तोरा लड्डू खाते भूखाइल बैठे हैं, ऐसा मानते हैं सब। कि हम तोरा साड़ी चढ़ाएंगे, कपड़ा चढ़ाएंगे, वो भगवान को चढ़ाता नहीं, खुदे पहुंचता है। तो ये सब भक्ति, भक्ति का मतलब कि ऐसे जैसे एकदम उसको लोक लाज का परिवार, जैसे आप देखे होंगे जब रामायण में देखते थे तो माता सबरी थी, उनको क्या पगली पगली सब बोलता था कि अरे रोजे फुलवा बिछाती है पगली, कोनो कोनो तो राम आएंगे, लेकिन उनके राम आए भाई। तो भक्ति का मतलब, भक्ति का मतलब ये थोड़ी होता है। भक्ति का मतलब लोटो मारा, साक्षात दंडवत प्रणाम, 4 बार लौट के आप देखे होगे, कई लोग होता है कि एकदम 20 सड़के पर लौट गए है, अब मार रहा है एकदम भगवान के भक्ति में लीन है, तो वो होता है भक्ति। मतलब हम आपको लौटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मतलब यही चीज होता है। अच्छा, जब हम पढ़ने के ठाने लिए तो आप समझते हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। चलिए, प्राचीन भारत में हम लोग को पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपका यह विषय है पहला चैप्टर में। और दूसरा पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, फिर पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, फिर पढ़ेंगे मौर्य, फिर मौर्योत्तर, फिर गुप्त, फिर गुप्तोत्तर। बस यही 4 चीजें हम लोग को पढ़नी है। देखो ब्रो, सिंपली इसको ऐसे समझते हैं कि पूरा पाषाण काल होता है क्या? पूरा मतलब क्या होता है बताओ, आप ही बताओ। पूरा मतलब होता है प्राचीन, और पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो जो प्राचीन पत्थर का जो काल था ना, मतलब पहले के उनके जो औजार थे ना, बहुत ज्यादा नुकीले नहीं थे, सब भोतर भोतर हो गए। उसी से जानवर को ऐसे पटक देता होगा, मार देता होगा, जैसे भी मार उड़ के खा जाते थे। कच्चे खाते हैं वही, भून भाज के नहीं खाते थे उसको। वो कच्चे मांस का शिकार करते थे, वो खाते, वो सेवन करते थे। अब उनकी जो जीवन शैली तो खाना बदोश की थी, मतलब एक जगह जैसे कि मान लो 10-20 के झुंड में अपना बड़ा सा जानवर को, मान लो हाथी मारा, सब मिलजुल के खाए, चटपट करने के बाद 1-2 सप्ताह बाद वहां से निकल लेते थे वो। वहां के जैसे मान लो जिस जगह पर रहे वहां पर कंदमूल फल फूल जो जो भी वगैरह है खाद्य सामग्रियां, उसको खाने के बाद वहां, अब उसको उपजाना नहीं जाते थे, मतलब वहां पर उसको खाद संग्रहित करना नहीं जाते थे, मतलब अपना भोजन को इकट्ठा करना नहीं जाते थे। समझ में आ रहा है? आर्किटेक्ट का मतलब समझ रहे हो? शिकारी थे वे, शिकारी थे, मतलब अभी तो बताया ना कि वो कच्चे मारकर खा जाते थे, तो शिकारी थे। देखो क्या है ना कि आप इसको इतिहास है ना, इतिहास को रिलेटेड करके समझोगे तो समझ आएगा। एक बड़ी खोज क्या थी उनकी? आग। तो लेकिन आग को खोज तो उन्होंने कर दिया था, मतलब जैसे कि होता ना कि आगे जंगल वंगल में बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया, आपस में रगड़ खाया, पेड़ पे से पेड़ टकराया, तो सूखी जो टहनियां होती थी आपस में रगड़ खाने से चिंगारियां उत्पन्न होने के बाद मान लो कि आग जैसे तैसे लगे गया, या पत्थर की चिंगारियों से आग। आग की खोज उनकी जो उस समय की खोज थी, बहुत ही मतलब कहा जाता है कि प्रभावशाली खोज में माना जाता है आग। लेकिन उस पर नियंत्रण करना उनको पता नहीं था कि आग को बुझाया कैसे। अगर ये तो लग जाता था, लेकिन उसको बुझाना नहीं जानते थे। तो ऐसा ऐसा चीजें थी। तो मान लो कि जंगल का जंगल साफ हो गया, उसमें कुछ अब खाने पीने की कोई चीजें बची नहीं शेष। अब वही जो बची हैं, जो मान लो जो जानवरों का मृत अवशेष बचा है, तो उसी को कोनो एक तो गया आदि मानो, उसी को चखा। अब चखा तो मन यार ये तो और मजा दे रहा है, बहुत ज्यादा जायकेदार हो गया है, अति स्वादिष्ट। तब उसको सब भूज भूज के खाने लगा। धीरे धीरे यही चीजें तो बदलाव आती हैं, बदलाव आती हैं हमारे जीवन में। हम लोग सीखते रहते हैं कि कैसा कौन सा चीज। तो आग की खोज उनकी एक उस समय के सबसे प्रमुख खोज में माने जाते हैं। अच्छा, खाली बैठा रहेगा तो अपना गुफा में जाकर चित्रकारी उत्रकारी भी करता रहता होगा भाई। खाली बैठेगा टाइम पास क्या करेगा? तुम लोग होते हो कि कभी कभी नए काम रहता है तो धीरे ब्रिंचवा पर बैठ के कुछ ना कुछ अपना कोनो न कोनो ड्राइंग पेंटिंग बनाते रहते हो, हाँ, कोनो कोनो अपना नाम लिखता रहता है, का को लिखता रहता है। हाँ, बैक बेंचर वाला। ये तो चित्रकारी उनकी प्रमुख। अब देखो चित्रकारी में मैं बता दूं, भीम बेटका, भीम
बेटका, ये कहाँ पड़ता है बेटा? ये एमपी में पड़ता है बाबू। और एक कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा, ये बेटा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो भीमबेटका के बारे में बताए थे, उनका नाम था श्रीधर विष्णु चापलकर, श्रीधर खोजकर्ता थे जो, श्रीधर विष्णु, श्रीधर विष्णु चापलकर। ये इन्होंने बताया था कि देखो भीमबेटका बहुत मतलब सोच लो पूरा पाषाण काल का ये सब हमारे भारत में पाने वाला जगह है सब। तो ये सब चीजें थी ना, इसके बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया जैसे कि देखिए भीमबेटका में ऐसा ऐसा चीजें हैं, कुछ कुछ चित्रकारी में भी कहा बहुत बढ़िया है। आज के जैसे ड्राइंग और पेंटिंग में तो थोड़ी करता था, ऐसे मान लो धनुष वनुष बना दिया ऐसे, वहीं पर तीर मार लगा के कोनो जानवर को मार रहा है, तो दिखा रहा है यही कि हम अपने मतलब बताना चाह रहा होगा या जो भी चीजें अपना चित्रकारी कर रहा था। तो बहुत ज्यादा ये इसका हाई फाई पेंटिंग मत समझ लेना। देखो मध्य प्रसार में जब जैसे हम लोग इंटर करते हैं मध्य प्रसार काल को, हम हाईलाइट में हल्का हल्का समझा रहे हैं, बाकी इसको डीप में पढ़ना होगा तो मैं इसका अलग अलग से वीडियो में क्लास लूंगा, ठीक है। और मध्य प्रसार काल में हम लोग देखेंगे तो पशुपालन का शुरुआत हो चुका था, मतलब देखो पशुपालन का शुरुआत अगर कहा जाएगा तो मध्य प्रसार काल में। और यहाँ पर जो औजार थे वो छोटे छोटे हो गए थे, मतलब कि देखो क्या करता था, पशु बनाना सर्वथा हमें लगता है कि सबसे पहले पशु मानव ने अगर बनाया होगा तो कुत्ता का ही बनाया होगा, क्योंकि अधिक स्वामी भक्त जानवर है, साथ साथ घुल मिल भी जाता है हमारे, देखे होंगे बहुत सारे है ना, बड़ा डॉग प्रेमी भी है, हमारे डॉग लवर कहा जाता है ये, हमारे क्षेत्र में भी खुद देखने को मिल जाएगा अभी। आप लोग कुत्ता उत्ता पाले हो कि नहीं? तो ये चीजें थी। तो अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है, देखो कहते हैं ना हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, तो संस्कार में एक संस्कार कहा जाता है अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंतिम संस्कार जिसको कहते हो अंत्येष्टि कार्यक्रम होता है अंतिम संस्कार। मतलब मालिक है तो मालिक ने उसका प्रिय पशु अगर मान लो डेथ हो गया तो उसको दफनाने का भी सिलसिला उनका चालू हो गया था। और हड्डियों का आभूषण महिलाएं होंगी तो क्या करेंगे, हड्डी उड्डी था तो भाई अपने भाई युगल जोड़े हैं तो साथ साथ अपना आभूषण आभूषण उसको लटका उटका के पहनती होगी, आप समझ लो। तो ये हड्डी का आभूषण शौकीनी का कार्यक्रम बहुत पहले ही से शुरुआत हो चुका है तो ये सब चीजें होती थी। तो पशुपालन का अगर आप बात कहा जाए तो पशुपालन का देखो दो जगह से स्रोत मिला है, एक आदमगढ़ है यूपी में है, आदमगढ़, आदमगढ़ है, आदमगढ़ है, और दूसरा है एक बागौर, बागौर नागर बागौर है, नागौर नहीं करें बागौर राजस्थान में पड़ता है। तो ये दो चीजें हैं पशुपालन का जहां पर स्रोत मिला है। तो ये समझ रहे हो कहां पर, ये मध्य प्रसार काल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन नव प्रसार काल में समझ लो कि अब थोड़ा सा जो आदि मानव था थोड़ा सा धीरे धीरे उसके में जानकारियां आने लगी, तो वो समझ गया था कि कृषि करने से एक जगह पर रहेंगे यार, एक जगह इकट्ठा अब कहाँ इधर उधर खाना बदल उसके जिंदगी जियेंगे, इधर उधर घूमेंगे। तो बेचारा न घर बनाता था, न दुआ किधरों किधरों कहीं पेट ओढ़ के टहनियों टहलियों में डफियों में गुफा उफा में छुपा छपा रहता था। लेकिन अब समझ गया था कि नहीं एक जगह खेती वेती करेंगे, एक ही जगह रहेंगे, और धीरे धीरे पशुपालन करना मतलब समझ ही गया था। तो एक जगह खेती और पशुपालन करना सीख गया, तो भाई अब वहां पर वो अस्थायी निवास बनाएगा तब ना भाई, उसको खेती किया है तो उसको चोरों से रक्षा भी करना है, प्राकृतिक आपदा से भी बचाना है, खरपतवार जो भी नियंत्रण उन्यंत्रण करना है, तो एक जगह वो निवास बनाकर रहने लगा। अब निवास बनाकर रहना मतलब एक तरह से वो धीरे धीरे सभ्यता की ओर मतलब बढ़ने की कगार पर आ चुका था। अब देखिए ना धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पर गाड़ा मनका बनाने लगा, मनका बनाकर कुत्ता होगा, कुत्ता अभी बताया ना, कुत्ता का देखो नौपाषाण काल में। तो पशुपालन पशु पालतू पशु बनाया होगा। और पहिया का खोज, पहिया उस समय बहुत मतलब प्रमुख खोज माने जाती है नौपाषाण काल में। भैया देखो क्यों पहिया से उसको मतलब हो सकता है कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई चीजों को ढोकर या आने जाने में उसको सुगमता महसूस होती होगी, तो पहिया का खोज उसमें बहुत मतलब वर्चस्वशाली खोज में माना जाता है, समझ में आ रहा है। और चौथा है चिरकोलिथिक, जिसको कैरकोलिथिक भी बोलता है सर, ताम्र प्रसार काल। ताम्र मतलब क्या होता है बेटा, तांबा, तो तांबा का खोज यही हुआ था चिरकोलिथिक में। तो तांबा का खोज हो गया, मतलब औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी धीरे धीरे यू कहे तो ये सब चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक इतिहास जिसमें लिखाई हुई है नहीं, पढ़ाई हुई है नहीं, केवल और केवल उनके जो ऐसे हम लोग अंदाज लगाकर जानकारियां इकट्ठित कर पाए। तो भाई देखो एक होता है, दूसरा होता है आदि इतिहास जिसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हो, इसमें लिखाई तो हुई है पढ़ाई नहीं हुई है। ऐतिहासिक जिसमें लिखाई भी हुई है पढ़ाई, तो जो हम अभी पढ़ने जाएंगे मतलब सिंधु सभ्यता के बाद ईंट मनके तथा अस्थियों के बाद जो दूसरा चैप्टर होगा, तो इसमें जब महाजनपद जनपद ये सब चीजें पढ़ेंगे ना हम लोग, तो ये सब चीजें जहां से शुरुआत होती है ये ऐतिहासिक काल से ही तो इसको माना जाता है, जहां पर मौर्य मौर्य उत्तर गुप्त गुप्त उत्तर जो पढ़ते हैं
जितनी भी चीजें हैं जैसे नेहरू काल, ये और गांधी युग, ये सब चीजें जो पढ़ते हैं हम लोग ऐतिहासिक युग में तो पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक में भी, पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो ये सब अभी हम जो जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हैं सिंधु सप्ताह में, तो सिंधु सप्ताह की लिखाई तो गई है, लेकिन उसका कुछ बहुत सारी चीजें हैं ना जो हमें समझ में नहीं आई हैं। तो इसीलिए इसको हम आद ऐतिहासिक में रहते हैं। अच्छा, सिंधु सप्ताह जो हम लोग अभी कह रहे हैं, सिंधु सप्ताह, सप्ताह समझते हो सप्ताह क्या है? सभ्यता मतलब एक विशेष क्षेत्र में क्या चीजें हैं, क्या चीजें बहुत बृहद मात्रा में पाई जाती है, तो उसको सभ्यता कहते हैं। मतलब सभ्यता यूं कहिए तो सभ्यता संस्कृति में बहुत माइनर डिफरेंस है। संस्कृति क्या होता है? सिंधु संस्कृति, देखिए पहला चैप्टर में आपको ऐसा कहेगा सभ्यता नहीं, इसको संस्कृति कहिए। संस्कृति जो आंतरिक गुण है उसके बारे में अध्ययन करना संस्कृति कहलाता है। जैसे आपके अंदर संस्कार है, कहते हैं ना फलाना व्यक्ति बहुत संस्कारी है, लेकिन आप किस चीज से खातिर वातिर कैसे किए हैं, इस सप्ताह के अंतर्गत आता है। यूं कह लीजिए इसको नटशेल में, आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि सप्ताह अगर फूल है तो संस्कृति उसकी सुगंध है। समझ में आ रहा है? तो ये कोई बच्चा नहीं समझ पाता है तो इतना बस समझ लो। तो सांस्कृतिक मतलब आंतरिक गुण होता है। तो सिंधु सप्ताह, लेकिन इसके बारे में जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मैसन ने। याद रखो, मैसन मैसेज, चार्ल्स मेसन ने क्या दिया था? जानकारी दिया था। चार्ल्स चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन ने क्या दिया था? इसकी सर्वप्रथम जानकारी दिया था। और नामकरण किसने कर दिया? नाम देखो, जानकारी दूसरा एक अलग है ना, मुझे जानकारी इन्होंने, लेकिन इसका नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। तो जॉन मार्शल नामकरण किया था। नहीं होता कि लड़का पैदा होता है लेकिन उसका नामकरण बाबा दादा परदादा कर मतलब कोई भी करता है, घर का अन्य पुरुष भी कर देते हैं, अन्य सदस्य भी कर देते हैं। तो जानकारी दिया था चार्ल्स मेसन ने और नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। अगर सिंधु सभ्यता की अगर मैं बात करूं, जिसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के, पता है हड़प्पा क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता इसलिए बेटा कहते हैं, हड़प्पा उस समय सबसे मतलब कहा जाएगा ना, एक तरह से देखा जाए तो हड़प्पा सबसे बड़ा वहां का नगर था और साथ ही साथ सबसे पहले खुदाई हुई थी। हड़प्पा के बारे में जानकारी मिली थी। तो जब सबसे बड़ा नहीं होता कि सबसे पहले जिसका जन्म हो जाता है तो घर के गार्जियन उसी के घर के गार्जियन को उसी के नाम से बुलाया जाता है। जैसे गणेश के पापा, शंकर जी को क्या बोलते हैं? गणेश के पापा। तो हड़प्पा जो था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे प्रथम ऐसी सत्ता थी, जो सबसे पहले ऐसी सत्ता थी जो एक तरह से कह लीजिए कि प्रथम नगरीय सत्ता थी। प्रथम नगरीय सत्ता, नगर, जहां सबसे पहले ये शहरी सत्ता थी। इसके पहले भी एक सत्ता थी। इसके पहले मेसोपोटामिया, आप सुने होंगे, दजला फरात नदी के किनारे हो मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया की सत्ता थी। सबसे सबसे प्रथम सत्ता अगर माना जाए तो। लेकिन ये क्या ग्रामीण सत्ता थी, क्योंकि यहाँ की नालियां ढकी नहीं थी, खुली थी, और यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, बहुत सारी चीजें इसमें खामियां थी। तो ये हमारी जो सत्ता है, हड़प्पा की सत्ता, ये प्रथम नगरीय सत्ता में गिना जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कांस्य युग है। कांस्य जानते हो? कांस्य मतलब कांसा होता है बेटा। कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तांबा प्लस टीन को मिलाने पर कांसा बनता है। तो इस समय कांस्य युग सत्ता, इसको दूसरे तीसरे नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीजें हैं। और अगर हड़प्पा की मैं सिंधु सभ्यता की मैं बात करूं, सिंधु सभ्यता की क्यों बात कर रहा हूं, अभी आपको इसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी दूंगा कि सभ्यता सिंधु के नाम पे क्यों पड़ा। देखो बेटा, सिंधु के नाम पे इसलिए पड़ा है, सभ्यता आपका जो पूछना है बहुत उचित है और बढ़िया है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सब जितने भी सर्वप्रथम इसकी जो खोज हुई थी ना, तो सिंधु नदी के किनारे होती है, इसलिए इसके नाम पर उसको सिंधु सभ्यता के नाम पर है। जैसे वांगो नदी के सभ्यता चीन में है, तो ऐसे मेसोपोटामिया जो था तो दजला और फरात नदी के किनारे था। तो इसे ऐसे ऐसे बहुत सारी सभ्यताएं जो प्राचीन युग में हुआ करती थी, वो नदियों से जोड़कर इसको देखा जा रहा था। तो यहाँ पर भी नाम सिंधु नदी के किनारे पाएगा, तो सर्वप्रथम तो इसको सिंधु सभ्यता। तो कैसे खोज हुई इसके बारे में भी बहुत एक अलग ही कहानी, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कहानी आपको समझाएंगे, सुनाएंगे। अब देखा, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं, आप सुने होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंद्रगुप्त, रोपड़, बनवाली का धौलावीरा, सुत्तरगढ़ और बहुत सारे ऐसे प्रमुख स्थल थे। और हड़प्पा की जो लिपि थी बेटा, सुनो, हड़प्पा की जो लिपि थी ना, वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक का मतलब समझते हो? क्योंकि भाव प्रकट करना चाहते थे बहुत ज्यादा। वहां पर लिपि ऐसा लिखी गई जो हम लोग कैसे लिखते हैं कि बाएं से दाएं, यहाँ पर दाएं से बाएं लिखा जाता था, उल्टी लिपि थी इनकी। तो वहां का जो लिपि था अलग था। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है ना कि हड़प्पा का जो काल हम लोग मानते हैं, जिसको
ऐसे कहते हैं। देखिए उचित भी है, क्योंकि डीपी अग्रवाल ने 2350 से लेके और 1750 बीसी मतलब ईसा पूर्व को माना है। लेकिन जो जो अभी हमने बताया था नामकरण जिसने जॉन मार्शल ने किया था, ये 3250 को मानते हैं कि 3250 से लगाए 2750। लेकिन इसको हम लोग नहीं कर सकते भाई। देखो, जब कार्बन डेटिंग पद्धति से निकाला गया कार्बन C14 होता है ना, इससे निर्जीव जीवाश्मों के आयु का पता लगाया जाता है निर्जीव पदार्थों की, तो उससे पता चलता है कि नहीं ये यही लगभग समय काल है। तो ये भी मानते हैं डीपी अग्रवाल जी का भी मानना सही है। तो ये समय है काल है। लेकिन क्या हुआ ना कि सबसे पहले जानकारी कैसे मिली चार्ल्स मिशन को, मैं बता दूं। बर्टन बंधु दो जो थे, बर्टर बंधु उनका नाम था, बता दूं मैं आपको। चलिए एक नजर उसी पर दौड़ा लेती हूँ। हाँ, ये इसको देख लीजिए एक बार इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। देखिए, सिंधु सप्ताह जो ऊपर में मांडा, नीचे में जहानाबाद, पश्चिम में सचका कंडर और पूर्व में आलमगीरपुर जो यूपी में पड़ता है वहां तक फैलाते हैं। मतलब वो लगभग चतुष्कोणीय था इसका जो आकार था। और आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, दामाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। और वो तो पता है, मांडा चिनाब नदी के किनारे है। ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सुत्ता केंद्र पाकिस्तान में पड़ता है। ये 10 नदी के किनारे। तो ये नदी का नाम भी याद रखिएगा, चिनाब नदी के किनारे है। और दामाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है। और ये आलमगीरपुर हिंडा नदी के किनारे है। यमुना की सहायक नदी है हिंडा, हिंडा नदी के किनारे है। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत जीके के नॉलेज से आपको जरूरी था। तो सर्वप्रथम लिपि का विकास कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम लिपि का विकास यही मेसोपोटामिया में हुआ था। ठीक है, मेसोपोटामिया में ही सर्वप्रथम लिपि का विकास हुआ, इतना बात याद रखिएगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको कि इसकी खोज बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी खोज के बारे में अगर जब हम लोग पढ़ते हैं इसकी खोज के बारे में, तो देखो अभी ध्यान देना क्या था ना कि पहले एक वर्ल्ड मैप ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हम लोग क्या समझते थे इसके पहले कि हम जैसे विश्व के अनेक देश अपना अपना दावा ठोकते थे कि यार हमारे यहाँ मेसोपोटामिया के सत्ता है, मिस्र की सत्ता है, और कोई कहता था कि हमारे यहाँ पीली नदी की सत्ता है। तो ये चीजें जब बोली जाती थी, फारस की सत्ता है, रोम की सत्ता है, तो बहुत सारे ऐसे वे लोग अपना दावा ठोकते थे। तो हम लोग बेचारे शर्म के मारे मुंह नीचे कर लेते थे कि हम लोग को पता ही नहीं था, पता ही नहीं था उतना। हम लोग के पास आंकड़े भी नहीं थे या फिर उतनी जानकारियां नहीं थी, संसाधन नहीं थे। हम लोग समझते थे कि हम लोग का जो ऋग वैदिक काल जो 1500 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है भैया। देखो, ऋग वैदिक काल को ही हम लोग बहुत प्राचीन मानते थे, मतलब उससे पहले की जानकारी हमें थी नहीं। हुआ क्या कि जैसे आपको मैं बता दूं, नक्शे पर लेकर चलता हूँ तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए ये आप मानचित्र देख रहे हैं वर्ल्ड का थोड़ा इससे बड़ा कर दूं क्या? तो ये जो वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं आप इसमें, तो इसमें विश्व के अनेक देश दबा ठोकते थे। ये जैसे यहाँ पर एक नदी बहती है, एक नदी है अफ्रीका में बहती है, उसका नाम है नील नदी। नील नदी, नील नदी के दिन मिस्र को भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मिस्र की सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ लगभग। देखिए समय काल आप मिला लीजिएगा, आंकड़े उतना मैं सुव्यवस्थित नहीं बता सकता, लेकिन एक बात लगभग में 3100 ईस्वी पूर्व, मतलब 2000 लगभग भारत से पहले का। तो जानते हो पहले का होने का दावा ठोक रहा है तो उसको ज्यादा ना मतलब प्रसिद्धि मिलती है। अब जैसे आपके गांव में कैसे हो, कोनो व्यक्ति कह रहा है कि हमारा दादा परदादा लकड़दादा यहीं पर लगभग 100 हजारों वर्ष रह रहे हैं, तो उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे किसी को नेवर्सा में अभी हाल में कोई आया हो गाँव में, उनको नेवर्सा में मिला हो अपना घर मकान। नेवर्सा समझते हो कि जैसे ससुराल का, तो ससुराल की संपत्ति मिल गई हो, तो उसको उतना ज्यादा भाव नहीं मिलता है। तो ये अपना अलग दावा ठोकता था। उसी तरह एक नदी है यहाँ पर दजला, और एक अलग से नदी बहती है फरात। तो दजला और फरात नदियों के बीच, दो नदियों के बीच मेसोपोटामिया कहते हैं ना, मेसोपोटामिया मतलब दो नदियों, मेसोपोटामिया की सत्ता का विकास हुआ। तो ये भी अपना इतराता रहता था। यहीं पर एक यूनान में एक टापू है जिसका नाम है, यूनान में टापू है। तो यहाँ पर क्रीट की सत्ता का विकास हुआ, क्रीट। यहीं पर आप देखोगे चीन में जहाँ एक नदी बहती है वांगो नदी, वहां पर पीली नदी, इसको पीली नदी सभ्यता का विकास करते थे। तो ऐसे बहुत सारे, फारस में फारस की सभ्यता का विकास, तो बहुत सारे ऐसे जो देश थे बहुत अपने आप को दावा ठोक रहे थे कि भैया हम बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं।
अब बेचारा भारत क्या करे, अब सोच में पड़ा है। लेकिन उसी समय अचानक एक परिवर्तन आता है, क्या समझते हैं क्या हुआ, कैसे पता चला इसके बारे में? वहां पर आपको पता होगा कि लगभग में 1853 में पहला रेलवे लाइन बिछाने का कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था ना भाई, 1853 के आसपास भारत में पहली रेलवे लाइन, है ना, पहली रेलवे गाड़ी चलाई गई थी। तो इस समय देखिए हुआ क्या कि एक बर्टन बंधु नाम के थे, तो वो बर्टन बंधु जी ना क्या बोल रहे थे कि ये बर्टन बंधु जी रेलवे लाइन बिछाने का कार्यक्रम कर रहे थे कि रेलवे लाइन, चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में जानकारी कैसी है। तो वहां पर एक अंग्रेजी आला अधिकारी हुआ करते थे, नाम था बॉर्टर बंधु। उनको एक रेलवे लाइन बिछाने की जिम्मेदारी मिली थी, लाहौर टू कराची, वो सब पाकिस्तान में पड़ता है। तो रेलवे लाइन के बिछाने के क्रम में उन्हें ईंट की जानकारी मिली थी। और वहां के जो कामगार थे, अरे भैया जिसको ये सब मिल जाए, धीरे धीरे पता चले कि खुदाई होने लगे, तो कुछ आपके गांव में कुछ मिलने लगे पुराने जमाने का पुरातन चीजें, तो आप उसको काम करने में कम, खिलवाड़ी में ज्यादा मन लगेगा, नहीं वो तो हड़िया गरी खोजने लगेगा कि कहाँ है खजनवा, उसको भी निकाल। तो वहां के जो लोग थे सभ्यता के दीवार को बहुत ज्यादा नष्ट कर दिए, बहुत ज्यादा। ये क्या जानते थे कि इसके नीचे भी कोई, मतलब कोई वो बोलते हैं कि उन्हें इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। तो बाद में जैसे कि आप मेरे ही दादा जब ये मेरा घर बनवाए थे, मेरा ये जो पैतृक आवास है, तो ये पहले रोड से लगभग 1-2 फुट ऊपर था। जैसे जैसे सड़क का जाल बिछते गया, उसके ऊपर ढलैया होते गई, सीमेंट तर चढ़ते गया, तो परत दर परत चढ़ने के बाद हमारा घर ही अब थोड़ा सा नीचे हो गया है, रोड काफी ऊंचाई पर आ गई है। अब आने वाले लगभग 50-100 साल में हमारी जो पीढ़ियां आएंगी, तो पता चलेगा कि हमारा घर नीचे और रोड ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो ऐसी तरह परत दर परत चढ़ जाने के बाद जो सिंधु घाटी का स्तर था वो ढक गया था, मिट्टी में अंदर दब गया था। अब उन्हें क्या पता थी कि इसके नीचे भी कोई नगर या महानगर जैसा कोई चीजें हैं, है कि नहीं? तो ये सब चीजें थी। तो इसके बारे में मैंने पिछले कड़ी में बताया कि देखिए जो चार्ल्स मेसन थे, इन्होंने सबसे पहले जानकारी दी। तो देखिए चार्ल्स मेसन ने इसके बारे में जानकारी तो दी, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट लाया एक पुरातत्वविद थे, जो तो भारत में है, जेंडर लिख दूं मैं, एलेक एलेक जेंडर, सब अंग्रेजों से रिलेटेड नाम मिलेंगे, जेंडर कनिंघम, कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम ने सब इनके बारे में थोड़ी सी क्या बोलते हैं काम चालू किया, आगे प्रोसेस को आगे बढ़ाया। इन्होंने प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की 1861। तो 1861 में इन्होंने प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किया। यही आगे चलकर पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1904 में हो जाता है। तो इसीलिए इन्हें जनक भी कहा जाता है, पुरातत्व का जनक, है ना। तो अच्छा पूछेगा कि आपसे पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो इसको भी याद रख लीजिए साथ ही साथ कि इनका नाम था लॉर्ड इलार्ड, लगाते हैं भगवान कहते हैं अपने आप को, कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो ऐसे हुआ था। तो ये चीजें हैं। अब आप ही सोचिए कि भारत के लिए कितना गर्व की बात रहा होगा। तो अभी थोड़ा सा प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा वीडियो है ना बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसको हमको थोड़ा 1-2 और पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अभी देखिए आपको एनसीईआरटी में ये जो चित्र बनाया है ना, कि ये जो आपको दिया है मानचित्र है, ये विकसित हड़प्पा पुरातत्व का ही रेखा चित्र है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, बस इसके जस्ट अलग आगे एक नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा उसमें ये जानकारियां दे दूंगा। अभी आपको थोड़ा बहुत मैप की जानकारी होगी तो आपको पता भी होगा कि ये जो सिंधु नदी है, जो कहते हैं कि तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, और इसकी जो ये यही नदी ऐसे ऐसे बहते जाती है, और इसी में इसके सब सहायक नदियां हैं जो अभी आपके बुक में लिखा है। ये झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, एक और ब्यास नदी भी है।
ये सिंधु नदी सप्ताह ही क्यों नाम पड़ा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आप कहीं जाइएगा मत प्लीज, आपसे ये निवेदन है। और अगर ये आपको क्लास अच्छा लगा और मजा आया तो आप प्लीज इसको अन्य लोगों तक पहुंचाए भी, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, ताकि इससे हमारा हौसला भी बढ़ा रहेगा। और आप अगर ज्ञान कहते हैं ना कि बांटने से बढ़ता है, तो आप अगर इससे और लोगों के मतलब कि अन्य लोगों के पास साझा करते हैं तो आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो धन्यवाद।